नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। खबर दुनिया की में हम आपको बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी हर वो बड़ी खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। हश मनी मामले में ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे ट्रंप। दोषी करार दिए जाने के निचली अदालत के फैसले को देंगे चुनौती। दोषी ठहराए जाने के पीछे राष्ट्रपति बाइडेन का बताया हाथ। 11 जुलाई को ट्रंप की सजा का ऐलान। संघर्ष विराम को लेकर इजरायल हमास में गतिरोध जारी। हमास ने रखी गाजा में सैन्य अभियान रोकने की शर्त, तो इजरायल ने दोहराई सभी बंधकों की रिहाई की मांग। जबालिया में इजरायली सेना ने खत्म किया कई सप्ताह से जारी ऑपरेशन। यमन के ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों और पश्चिमी देशों में बढ़ा टकराव। यमन में अमेरिका और ब्रिटेन के हवाई हमलों में कई लोगों की मौत। हूती विद्रोहियों का लाल सागर में जवाबी एक्शन। अमेरिकी विमान वाहक पोत को बनाया निशाना। रूस के अंदर हमले के लिए प्रयोग हो सकेंगे अमेरिका और जर्मनी से मिले हथियार। दोनों देशों ने यूक्रेन को दी अनुमति। बिफरे रूस ने किया पलटवार। कहा नए स्तर पर तनाव को भड़का रहे हैं अमेरिका और नाटो। रूस यूक्रेन में कैदियों की अदला बदली। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात अमेरिकाना के जरिए अमेरिकी देशों से जुड़ी खबरों की। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप को सभी 34 आरोपों में दोषी करार दिया गया। उन पर पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स ने आरोप लगाए थे। ट्रंप पर मुंह बंद रखने के लिए दिए पैसे को छिपाने के लिए झूठे बिजनेस रिकॉर्ड तैयार करने के आरोप थे। यह मामला उनके पहली बार अमेरिका का राष्ट्रपति चुने जाने से पहले 2016 का है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार 2 दिनों तक विचार विमर्श के बाद 12 सदस्यीय जूरी ने घोषणा की कि उसने ट्रंप को उन सभी 34 मामलों में दोषी पाया है जिनका सामना उन्होंने किया था। हालांकि ट्रंप ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारते हुए खुद को दोषी मानने से इनकार कर दिया है। गिल्टी यानी दोषी, ये है मशहूर अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम की आज की बड़ी सी हेडलाइन। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इतिहास में किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं। एक ऐतिहासिक फैसले में न्यूयॉर्क की अदालत ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी मामले में करीब 34 आरोपों में दोषी करार दिया है। अमेरिका में जारी चुनावी सरगर्मी के बीच आया ये फैसला एक अहम भूमिका निभाएगा। हालांकि कोर्ट ने अभी ट्रंप पर सजा तय नहीं की है। ऐसे में उन्हें जेल जाने से लेकर भारी जुर्माना तक अदा करना पड़ सकता है। 11 जुलाई को ट्रंप पर लगे आरोपों के संबंध में सजा सुनाई जा सकती है। बता दें कि ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने साल 2016 के चुनावों से ठीक पहले अडल्ट फिल्म स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को चुप रहने के लिए करीब $1,30,000 का भुगतान किया, जिसके चलते उन्होंने अपने बिजनेस रिकॉर्ड में धांधलेबाजी की। वहीं ट्रंप के वकील टॉड ब्लैंच ने जानकारी दी कि वो न्यूयॉर्क जूरी द्वारा सुनाए गए फैसले को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। इस मुकदमे में एक ऐसे न्यायाधीश लिप्त हैं जो कि भ्रष्ट हैं। असली फैसला जनता 5 नवंबर को सुनाएगी। यह बाइडेन प्रशासन द्वारा अपने प्रतिद्वंदी को चोट पहुंचाने के लिए किया गया है। मैं निर्दोष हूं। मैं अपने देश और देश के संविधान के लिए लड़ रहा हूं। 12 सदस्यों की जूरी द्वारा ट्रंप पर आरोप तय किए जाने के बाद न केवल अमेरिका बल्कि कई देशों की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। रूस ने इस फैसले के सामने आने के बाद अमेरिका पर आरोप लगाया कि अमेरिका में राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से छुटकारा पाने के लिए सभी तरह के कानूनी और गैर कानूनी तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं चीन की आधिकारिक मीडिया ने भी ट्रंप के दोषी करार दिए जाने की खबर को प्रसारित किया। ब्रिटेन के विपक्षी नेता कीर स्टारमर ने कहा कि वो इस मामले में अदालत के निर्णय का सम्मान करते हैं। इटली के उप प्रधानमंत्री ने ट्रंप को न्यायिक उत्पीड़न का शिकार बताया है। इसी के साथ साथ इस मामले पर हंगरी, जापान की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं।
Мы знаем, что अदालत की ओर से ट्रंप की सजा का निर्णय अब तक नहीं किया गया है, लेकिन यह बात पूरी दुनिया के सामने साफ हो गई है कि अमेरिका में अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से छुटकारा पाने के लिए सभी कानूनी और गैर कानूनी तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका की कई मशहूर हस्तियों ने भी इस मामले पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। कई अभिनेताओं ने ट्रंप का पक्ष लिया तो कई अभिनेताओं ने इस खबर के सामने आने पर जश्न मनाया। अभिनेत्री लिंडा कार्टर, बेट मिडलर, बारबरा स्ट्रीसैंड और जॉन क्यूसेक सहित सभी मशहूर हस्तियों ने इस खबर का जश्न मनाया। तो वहीं रियलिटी स्टार कैटलिन जेनर और अभिनेता केविन सोरबो सहित अन्य लोगों ने इस खबर पर ट्रंप के लिए संवेदनाएं व्यक्त की। अमेरिका के मैनहट्टन शहर के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एल्विन ब्रैग ने 12 सदस्यीय जूरी और अभियोजन टीम की इस केस में उनके द्वारा किए गए कामों के लिए उनकी प्रशंसा की। जूरी के सदस्यों ने अपने मौलिक नागरिक कर्तव्यों को निभाया है। उनकी द्वारा दी गई सेवाएं देश की न्याय प्रणाली की आधारशिला हैं। इस केस में शामिल सभी 22 गवाहों की गवाही को सुना गया। कॉल लॉग, टेक्स्ट संदेश और ईमेल की समीक्षा की गई। इस केस में सभी का योगदान बहुत अहम था। इस मामले में जहां एक ओर अमेरिका की जनता में ट्रंप के खिलाफ खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ट्रंप के समर्थकों ने वेबसाइटों पर दंगों, क्रांति और हिंसक प्रतिशोध किए जाने का आह्वान किया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद ट्रंप की राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी पर क्या असर पड़ेगा। बता दें कि अगर इस मामले में ट्रंप को जेल भी होती है तो वो चुनाव लड़ सकते हैं और अगर वो चुनाव जीत गए तो वो राष्ट्रपति पद की शपथ भी ले सकते हैं। दरअसल अमेरिका के संविधान में राष्ट्रपति बनने के लिए जरूरी शर्त है कि दावेदार की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और वह अमेरिकी नागरिक होना चाहिए। हालांकि ऐसा बहुत कम अवसरों पर होता है कि कोई भी आपराधिक इतिहास न रखने वाला व्यक्ति जो केवल अपने खातों की हेराफेरी करने का दोषी हो उसे जेल की सजा सुनाई जाए। ऐसे मामलों में ज्यादातर जुर्माना भरने की सजा सुनाई जाती है। और आइए आगे बढ़ते हुए अब आपको बताते हैं एशियाई देशों से जुड़ी खबरें एशिया का आईना के जरिए। इजराइल हमास संघर्ष कब खत्म होगा, इसका जवाब भविष्य के गर्त में है, क्योंकि पिछले कई हफ्तों से जारी कतर की मध्यस्थता की कोशिशों में संघर्ष विराम पर अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। इजरायली सेना हमास के आतंकी ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बना रही है। उधर पश्चिमी देशों और यमन के ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों के बीच भी टकराव देखा जा रहा है। जारी इजराइल हमास संघर्ष के थमने की कोई भी उम्मीद पूरी होती फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। कतर की मध्यस्थता में दोनों पक्ष संघर्ष विराम पर कई सप्ताह से मंथन कर रहे हैं, लेकिन किसी सहमति पर अब तक नहीं पहुंच सके हैं। हमास का कहना है कि इजराइल से वार्ता तभी आगे बढ़ेगी जब वो गाजा में अपने सैन्य अभियान को खत्म कर देंगे। इसके जवाब में इजराइल कह रहा है कि बंधकों की रिहाई से पहले सैन्य अभियान रुकने का सवाल ही नहीं है। हमास ने मध्यस्थों से कहा था कि किसी समझौते तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि गाजा में संघर्ष रोका जाए। जवाब में इजरायली वार्ताकारों ने हमास की मांग को भ्रामक करार दिया है। वार्ताकारों का कहना है कि अगर हमास समझौता चाहता है तो उसके लिए बंधकों की रिहाई पहले करनी पड़ेगी। इस बीच गाजा में इजराइल का सैन्य अभियान लगातार जारी है। इजरायली सेना हमास के आतंकी ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बना रही है। जबालिया क्षेत्र में इजरायली सेना ने 20 दिन से जारी सैन्य अभियान खत्म कर दिया है। सैन्य अभियान की वजह से इलाका छोड़कर गए लोग वापसी कर रहे हैं। हालांकि भीषण लड़ाई की वजह से यहां कुछ ही इमारतें बाकी बची हैं। इजरायली सेना जब यहाँ आई तो हम तटीय क्षेत्र के एक शिविर में चले गए। अब जब वो चले गए हैं तो हम वापस आए हैं। यहाँ आकर देखा तो अंदाजा हुआ कि यहाँ कितना नुकसान हुआ है। गाजा संघर्ष का असर दूर दूर तक देखा जा रहा है। पश्चिमी देशों और यमन के इराक समर्थक हूथी विद्रोहियों में टकराव देखा जा रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में हूथियों के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। ब्रिटेन का कहना है कि यह कार्रवाई इस बात को सुनिश्चित करने के लिए है कि हूथी लाल सागर में जहाजों पर और हमले न करें। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। नवंबर से अब तक उन्होंने 197 हमले किए हैं। हूतियों के ठिकानों और ड्रोन और मिसाइल दागने वाले अड्डों पर पिछले हमलों ने उनकी सैन्य क्षमता को काफी कम किया था।
उधर इन हमलों से भड़के हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर में अमेरिकी विमान वाहक पोत आइजनहावर पर मिसाइल हमले का दावा किया है। हूथियों ने दावा किया कि यह कार्रवाई अमेरिका और ब्रिटेन के हमलों का जवाब है। इन हमलों में 16 यमनी मारे गए हैं। लाल सागर में अमेरिका के विमान वाहक पोत आइजनहावर पर हमारी सेनाओं ने संयुक्त हमला किया। इस कार्रवाई में बहुत सी मिसाइलों का प्रयोग किया गया, जिनमें बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं, जो ठीक निशाने पर जाकर लगी। इजराइल हमास संघर्ष कब थमेगा, अभी कहना मुश्किल है। बीते बुधवार को इजरायली प्रधानमंत्री के एक सहयोगी ने यहां तक आशंका जताई कि लड़ाई इस साल की बाकी बची अवधि में भी जारी रह सकती है। ईरानी संविधान के अनुसार 40 से 75 वर्ष की आयु के बीच का मास्टर डिग्री धारक ईरानी नागरिक राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हो सकता है। गौरतलब है कि 19 मई को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का निधन हो गया था। इस घटना के बाद ईरानी नेतृत्व क्षेत्र में अपने सहयोगियों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। इसी के साथ ही ईरान में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। शुक्रवार को ईरान के प्रतिभाशाली नेता अली लारिजानी ने राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। ईरान के राष्ट्रपति पद की दौड़ में बड़े चेहरे शामिल होने शुरू हो गए हैं। शुक्रवार को अली लारिजानी ने अपना नामांकन कराया। अली लारिजानी की गिनती ईरान के प्रभावशील नेताओं में होती है। ईरानी संसद के अध्यक्ष के साथ साथ वो सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के सलाहकार भी रह चुके हैं। नामांकन के बाद अली लारिजानी ने अपनी प्राथमिकताओं का खाका खींचा। उन्होंने आर्थिक हालात बेहतर करने पर ध्यान देने का वादा भी किया। प्रतिबंधों से प्रभावित अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाना मेरी प्राथमिकताओं में होगा। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे संवाद का केंद्र बिंदु आर्थिक विकास रहेगा। हम ईरान के मौजूदा हालात को देखते हुए देश की मजबूत रक्षा बुनियादों पर भी ध्यान देंगे। ईरान में राष्ट्रपति चुनाव 2025 में होने थे, लेकिन 19 मई को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के निधन के बाद 28 जून को चुनाव कराए जा रहे हैं। नामांकन गुरुवार से शुरू हुए और 5 दिन चलेंगे। नामांकन के पहले दिन ईरान के पूर्व परमाणु वार्ताकार सईद जलीली ने पर्चा भरा। 2013 के राष्ट्रपति चुनाव में भी सईद जलीली मैदान में थे। उस चुनाव में सुधारवादी नेता हसन रूहानी निर्वाचित हुए थे, जबकि जलीली तीसरे नंबर पर रहे थे। पिछले राष्ट्रपति चुनाव में वो फिर मैदान में उतरे थे, लेकिन इब्राहिम रईसी के पक्ष में नाम वापस ले लिया था। अपने शहीद राष्ट्रपति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए हमें सही और अच्छे फैसले करने होंगे, ताकि हम ऊंचाइयों को छू सकें और सफलता हासिल करते रहें। नामांकन का काम पूरा होने के बाद ईरान की गार्डियन काउंसिल का काम शुरू होगा। 12 सदस्यों वाली ये परिषद उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी करेगी। पिछले लगभग सभी चुनाव में ये परिषद कई बड़े चेहरों के पर्चे निरस्त करती रही है। ईरानी संविधान के अनुसार 40 से 75 वर्ष की आयु के बीच का मास्टर डिग्री धारक ईरानी नागरिक राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हो सकता है। राष्ट्रपति रईसी के अचानक निधन के बाद ईरानी नेतृत्व क्षेत्र में अपने सहयोगियों से लगातार संपर्क बनाए हुए है। गुरुवार को सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई से मुलाकात की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत बताया और सहयोग जारी रखने की बात कही। और यहाँ रुक रहे हैं एक विराम के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल जो हर दिल करे कबूल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं खबर दुनिया की और आइए बढ़ते हैं आगे। बताते हैं आपको यूरोपीय देशों से जुड़ी खबरें हमारे खास सेगमेंट यूरोप इन दिनों के जरिए। लंबे समय बाद रूस यूक्रेन युद्ध के बीच शुक्रवार को एक अच्छी खबर भी आई है। दोनों पक्षों ने लगभग 4 महीने बाद कैदियों की अदला बदली की है। संयुक्त अरब अमीरात की मध्यस्थता में हुए इस समझौते के तहत 150 लोगों की रिहाई हुई है। वहीं चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में नाटो के विदेश मंत्रियों की बैठक में अमेरिका ने यूक्रेन को अमेरिकी हथियार रूस के अंदर हमलों के लिए प्रयोग करने की छूट दे दी है। हालांकि रूस का कहना है कि यूक्रेन पहले से ही अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल हमले के लिए कर रहा है। इन सब के बीच रूसी सेना ने यूक्रेनी इलाकों में बढ़त बनाने का दावा किया है। यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका के एक ऐलान से अमेरिका रूस रिश्तों में कड़वाहट बढ़ गई है। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में नाटो विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री ने बताया कि यूक्रेन को अमेरिकी हथियार रूस के अंदर हमलों के लिए प्रयोग करने की अनुमति दे दी गई है। अमेरिकी विदेश मंत्री के मुताबिक यूक्रेन कई सप्ताह से इसकी अनुमति मांग रहा था। हमने इस बात को सुनिश्चित किया है कि यूक्रेन को वे प्रणालियां, वे हथियार प्रदान किए जाएं जिनकी उसे आवश्यकता है। हथियार प्रणालियों के संदर्भ में हम यह भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनके पास हथियारों का उपयोग करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और उनके रखरखाव की आवश्यक क्षमता हो। अमेरिका के इस निर्णय से विफरे रूस ने पलटवार किया है। रूस का कहना है कि यूक्रेनी सेना पहले ही अमेरिकी हथियारों से रूस के अंदर हमलों का प्रयास करती आई है। हम जानते हैं कि अमेरिकी हथियारों का उपयोग करके रूसी क्षेत्रों पर हमला शुरू करने का प्रयास पहले से ही किया जा रहा है। युद्ध में अमेरिकी संलिप्तता को दिखाने के लिए यही बात काफी है। यूक्रेन को रूसी हमले का जवाब देने के लिए कई पश्चिमी देशों से सहायता मिल रही है। अब तक विदेशी रक्षा मदद के साथ ये शर्त शामिल थी कि उनका प्रयोग यूक्रेनी सीमा के अंदर आत्मरक्षा में किया जाएगा। यूक्रेन मांग करता आ रहा है कि उसे रूस के अंदर से हो रहे हमलों का जवाब देने के लिए हथियारों के प्रयोग की अनुमति दी जाए। अब अमेरिका और जर्मनी ने यूक्रेन को ये छूट दे दी है। इस बीच रूसी सेना यूक्रेनी इलाकों में बढ़त का दावा कर रही है। बीते कुछ सप्ताह में खार्किव क्षेत्र में रूसी सेना काफी आगे बढ़ी है। रूसी सेना का दावा है कि उसने पिछले कुछ सप्ताह में यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर 25 हमले किए हैं। रूसी हमलों में कमांड पोस्ट, सैन्य हवाई क्षेत्र की बुनियादी ढांचे की वस्तुएं, वायु रक्षा क्षमताएं, शस्त्रागार, ईंधन टर्मिनल और ड्रोन भंडारण क्षेत्र से जुड़े अड्डों को निशाना बनाकर नष्ट किया गया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच शुक्रवार को एक अच्छी खबर भी आई। दोनों पक्षों ने लगभग 4 महीने बाद कैदियों की अदला बदली की है। संयुक्त अरब अमीरात की मध्यस्थता में हुए इस समझौते के तहत 150 लोगों की रिहाई हुई। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेनी कैद से रिहा अपने सैनिकों का वीडियो जारी किया है। रूस ने बताया कि समझौते के तहत उसके 75 लोग वापस आए हैं। वहीं दूसरी ओर 75 यूक्रेनी कैदी रूस से वापस आए थे। उनमें 4 नागरिक जबकि बाकी सेना के सदस्य हैं।
नीले और पीले राष्ट्रीय झंडों में लिपटे कई पुरुषों और महिलाओं ने समूह में तस्वीरें खिंचवाईं और बमुश्किल अपने आंसू रोकते हुए अपने रिश्तेदारों को फोन किया। और अब बात एक ऐसी खबर की जो हमारी प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ी हुई है। ये एक ऐसी खबर है जो हमें सचेत करती है पर्यावरण संरक्षण के प्रति, और इस खबर पर हम सभी को गंभीरता से चिंता करने की जरूरत भी है। ये खबर हम आपको बताएंगे हमारे खास सेगमेंट दुनिया का दिल के जरिए। तो ये महत्वपूर्ण खबर जो कि प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ी हुई है, ये एक ऐसी खबर है जिस पर हम सभी को गंभीरता से चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि ये सवाल हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है। जलवायु परिवर्तन का सीधा असर पर्यावरण असंतुलन पर पड़ा है, जिसके चलते पूरी धरती प्रभावित हो रही है। पूर्वी यूरोप स्थित यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप युद्ध की मार झेलने के साथ साथ प्रकृति की मार भी झेल रहा है। क्रीमिया में समय से पहले आई वसंत ऋतु और उसके बाद पड़ी कड़ाके की ठंड के कारण सेब की करीब 95% फसल नष्ट हो गई है। इसके साथ इस मौसम से जुड़ी हुई कई और फल और अनाज से जुड़ी फसलें भी बर्बाद हो गई हैं। जंग की मार झेल रहे क्रीमिया प्रायद्वीप के साथ प्रकृति भी खासा बर्बरता कर रही है। क्रीमिया में स्थित बर्फ की चादर से लदी ऊंची सफेद चट्टानों के बीच एक सेब का बागीचा है, जो अब तक सेब के फलों से लदा होना चाहिए था। लेकिन जलवायु परिवर्तन का असर क्रीमिया पर कुछ ऐसा हुआ है कि करीब 165 हेक्टेयर की सेब की फसल नष्ट हो गई है। समय से पहले आई वसंत ऋतु और उसके बाद पड़ी कड़ाके की ठंड के कारण सेबों की करीब 95% फसल नष्ट हो गई। ये नुकसान केवल सेब की फसल में नहीं हुआ है, बल्कि सूरजमुखी, चुकंदर, मकई जैसे अनाजों की फसल को भी खासा नुकसान पहुंचा है। पिछले साल क्रीमिया में सेब के उत्पादन में 9% का इजाफा देखा गया था। अब उत्पाद में आई ये भारी कमी किसानों के लिए बड़ा झटका है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब फूल खिल गए उसके बाद ठंड पड़ी। आमतौर पर ठंड तब पड़ती है जब फूल खिल रहे होते हैं। यही कारण है कि इस बार सेबों की पूरी फसल खराब हो गई है। इस साल किसानों का आकलन था कि 165 हेक्टेयर में फैली फसल से करीब 3500 या 4000 टन सेब का उत्पादन होगा। लेकिन फसल के खराब होने से ऐसा असर पड़ेगा कि केवल 100 या 200 टन ही सेब का उत्पादन होगा। विशेषज्ञों ने फसल की जांच करने के बाद पाया कि सेब के अंडाशय खराब स्थिति में हैं। फूल से फल बनने की प्रक्रिया के दौरान सबसे पहले फूल उगता है, उसके बाद भूंड बनता है, जिसके बाद भूंड बीज की शक्ल ले लेता है। बीज तैयार होने के बाद अंडे की शक्ल लेता है, जिसके बाद फल पकता है। इसी पूरी प्रक्रिया में एक किसी भी स्तर पर तापमान या मौसम में किसी तरह का बदलाव होता है तो फिर फसल पर असर पड़ जाता है। सामान्य रूप से क्रीमिया में पैदा होने वाली फसल से 1.45 मिलियन डॉलर से 1.65 मिलियन डॉलर की बीज की कमाई होती है। लेकिन इस साल किसानों की आमदनी में भारी कमी आएगी। जलवायु परिवर्तन की मार हर स्तर पर मानव जाति झेल रही है। तो प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी ये खबर हम सभी को सचेत करती है आने वाले भविष्य के प्रति भी। इसी के साथ खबर दुनिया की में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।